नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। रामनवमी जुलूस पर हिंसा की आग बंगाल और बिहार और हैदराबाद के बाद झारखंड तक पहुंच गई है। बीती रात को जमशेदपुर के हल्दी पोखर इलाके में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, करीब 5 लोग घायल हो गए। जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके में कुछ लोगों ने रामनवमी जुलूस निकालने का विरोध किया। इसके बाद हालात बिगड़ने लगे। जुलूस को रोकने से गुस्साए लोग बाटा चौक में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और रेलवे फाटक के ऊपर रेलवे ब्रिज को जाम कर दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें। हैदराबाद की तस्वीर आप देख सकते हैं, नालंदा बिहार की तस्वीर आप देख सकते हैं, जमशेदपुर झारखंड की तस्वीर आप देख सकते हैं, सासाराम बिहार की तस्वीर आप देख सकते हैं। दोनों तरफ से जमकर भड़काऊ नारेबाजी हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर हिंसा देखने को मिली है। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बात अगर जमशेदपुर की जाए तो वहां पर दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी हुई, हिंसक झड़प हुई और पुलिस की गाड़ियों पर भी आग लगा दी गई। तो रामनवमी के मौके पर 5 राज्यों में जमकर हिंसा। बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी और तोड़फोड़ भी हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामनवमी के मौके पर 5 राज्यों में जमकर हिंसा देखने को मिली है। बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में बवाल देखने को मिला। जमकर पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी भी हो गई और तोड़फोड़ भी हुई। संभाजी नगर हिंसा में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। हावड़ा हिंसा की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। हावड़ा में हुई हिंसा की जांच सीआईडी करेगी। हावड़ा हिंसा में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हावड़ा के शिवपुर में लगातार 2 दिन हिंसा हुई। शिवपुर इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। तो हावड़ा हिंसा में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हावड़ा के शिवपुर में लगातार 2 दिन हिंसा हुई। बंगाल, बिहार के बाद झारखंड में भी हिंसा भड़क गई। जमशेदपुर के हल्दी पोखर इलाके में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ। पथराव के दौरान पुलिस की गाड़ी भी तोड़ी गई। असामाजिक तत्वों ने जुलूस निकालने का विरोध किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमशेदपुर के हल्दी पोखर इलाके में रामनवमी जुलूस का विरोध किया गया। पथराव के दौरान पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमशेदपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार, बंगाल के बाद झारखंड में भी हिंसा भड़क गई। आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पे तैनात किया गया है। दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जमशेदपुर के हल्दी पोखर इलाके में रामनवमी जुलूस पर पथराव हो गया, जिसके बाद वहां पर तनातनी तेज हो गई, हिंसा भड़क गई, पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस फोर्स को तैनात वहां पे किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं यह भी कहता हूं कि प्रशासन उन लोगों को चिन्हित करे जो लोग पथराव किए हैं, क्योंकि इस राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही है और समाज को तोड़ने की, सामाजिक समरसता को भंग करने की आजादी महागठबंधन सरकार में किसी को भी नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो प्रशासन का यह काम है, प्रशासन उन व्यक्तियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करे जिन लोगों ने पथराव जैसे घृणित काम। राज्य की सरकार हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी इसके लिए जिम्मेवार है, सामाजिक तनाव पैदा करने के लिए। जब जब भाजपा की सरकार रही झारखंड में, कभी कम्युनल डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, लेकिन जब जब इनकी सरकार आती है तब तक इस प्रकार की परिस्थितियां झारखंड में निर्माण होती है और इसके लिए हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी दोषी है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो गई। बिहार के 2 जिलों में हिंसक झड़प देखने को मिली। सासाराम और नालंदा में गोलियां तक चल गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। झड़प के दौरान 6 लोगों को गोली भी लग गई। दोनों जगहों पर धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सासाराम और नालंदा में गोलियां चल गई। 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी हुई। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान शुक्रवार को बिहार के नालंदा और सासाराम जिले में हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद से ही पूरे बिहार में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि झड़प के दौरान दोनों गुटों की तरफ से भारी गोलीबारी की गई, जिसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है, जिसके बाद अब दोनों जगहों पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। साथ ही इंटरनेट सेवा को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और दोनों जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है।
वहीं बीजेपी नेता हरिभूषण ने इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सासाराम की बात, तो वहां तो बिल्कुल प्रशासन अक्षम साबित हुआ और प्रशासन और सरकार के इशारे पर यह घटना घटी है। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करावे, दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो, जो भी जुलूस और शोभा यात्रा में पत्थरबाजी किए हैं, रोड़ेबाजी किए हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी और वहां जाकर के स्थिति सामान्य होने पर जो सही होगा, दूध का दूध पानी का पानी, वहां जगह पर फैसला लेकर के आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव मोहन बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले राजीव मोहन के पास चलते, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, अभी क्या हालात है, क्या लेटेस्ट अपडेट है? जो हिंसा हुई, पुलिस ने क्या उसमें कुछ लोगों को नामजद किया है, क्या अपडेट है? देखिए, ये बड़ा ही गंभीर विषय है कि रामनवमी के मौके पर जो बिहार के दो जिले हैं, खासकर नालंदा के बिहार शरीफ की मामला है और दूसरा सासाराम में अभी भी स्थिति जो है वहां तनावपूर्ण है और भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब जो है सासाराम से मिल रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पुलिस जो है लगातार वहां कैंप कर रही है, लेकिन वहां की स्थिति बहुत ही कह सकते हैं कि तनावपूर्ण है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जी, वहां के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उसमें से कई लोगों ने वहां से पलायन भी किया है और लगातार पलायन भी कर रहे हैं। वहां बहुत ही स्थिति गंभीर है। वहां गोलीबारी हुई, आगजनी हुई। कहा जा रहा है कि जहां आगजनी हुई थी, जिस दुकानों में या घरों में की गई थी, वहां भी अभी भी आगजनी का माहौल है। और राजीव लेकिन ये हालात पैदा कैसे हुए? शोभा यात्रा निकल रही थी, जो खबर आ रही है कि उसका अचानक से विरोध शुरू होता है, फिर उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और फिर वो हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है। देखिए, ये पूरे मामले पर पुलिस जो है वहां कैंप कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सामने बातें आ रही हैं, अभी तक पुलिस ने किसी को इसमें गिरफ्तार नहीं किया है। कुछ लोगों को जरूर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब शोभा यात्रा शाम को निकली थी, उसी दौरान पत्थरबाजी हुई और यह पत्थरबाजी किधर से शुरू हुई, इस पर पुलिस जांच कर रही है कि किसके द्वारा पत्थरबाजी की गई और हिंसक रूप ले लिया इस पूरी घटना ने। उसके बाद वहां गोलीबारी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल है। यहां तक कि वहां के जो डीएसपी हैं सासाराम के, उनके बॉडीगार्ड की वे सर फट गए हैं। कई पुलिसकर्मी घायल हैं। उसके अलावा करीब 2 दर्जन से अधिक लोग इस पूरे मामले में घायल हैं। वहां इंटरनेट सेवा बंद है। हालात वहां बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सामान्य नहीं है, बिल्कुल तनावपूर्ण है। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है कि लोग दोनों समुदायों को कैसे समझाया जाए और कैसे वहां मामले को ठंड किया जाए। लेकिन अभी तक जो है पुलिस प्रयास कर रही है। इंटरनेट सेवा बंद होने से कहीं से कोई बात नहीं कर पा रहा है और पुलिस जो है, जो उपद्रवी तत्व इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्दी ही लोगों को वहां से पकड़ा जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस बात को लेकर के वहां लोगों में गुस्सा है कि ये रामनवमी के अवसर पर ऐसा हुआ है। इसके अलावा नालंदा से भी इसी तरह की खबर है। नालंदा के बारे में कहा जा रहा है कि वहां भी शोभा यात्रा निकली थी और उस दौरान अचानक पत्थरबाजी होने लगी, गोलीबारी हुई, जिसमें लगभग 25 लोग घायल हैं और उसमें पुलिसकर्मी भी अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अभी भी पुलिस भारी संख्या में वहां पर कैंप कर रही है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस कैंप वहां नहीं करती है तो फिर से हिंसा भड़क सकती है। जी, तो चलिए कह सकते हैं कि रामनवमी के असर पर शुभम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए। शुभम, घटना जो रामनवमी की घटना थी, पहली घटना संभाजी नगर से सामने आई, अभी वहां पर हालात काबू में है, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए रवि जी, जिस तरह से महाराष्ट्र के 3 जगहों पर ये जो घटना हुई, पहली घटना जो है वो संभाजी नगर, दूसरी घटना महाराष्ट्र जलगांव की, तीसरी जो है मुंबई के मालमनी इलाके को। तीनों में घटना जो अगर आप देखें तो सेम घटना हुई है। इसकी प्रारूप रूपरेखा जो पूरी तरह से सेम हुई। शोभा यात्रा निकल रही थी, उस दौरान पथराव किया गया। संभाजी नगर की बात करें तो वहां पर मामला अभी फिलहाल शांतिपूर्ण है। आसपास की स्थिति अब पूरी तरह से कंट्रोल में, पुलिस के कंट्रोल में है और इस मामले में तकरीबन 8 लोगों को पुलिस कस्टडी में जो है कोर्ट ने भेज दिया। जबकि मालमनी इलाके की बात करें जो मुंबई शहर में, वहां पर भी आरोपी को कल शाम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर 6 अप्रैल तक आरोपियों को मुंबई पुलिस के कस्टडी में भेज दिया। अब इनसे पूछा जाएगा कि आपने किसके कहने पे, क्या आपको किसी ने भड़काया था, आपको
आपको ये पता था कि रामनवमी है, उस दिन शोभा यात्रा निकलेगी, आपको पत्थर फेंकने या लोगों को चोट पहुंचाने या शांति भंग करने या माहौल खराब करने के लिए आपको किसने उकसाया था? इन सारे विषयों के पहलू की जांच की जाएगी। इसमें अगर कोई धर्मगुरु या कोई भी चीजें निकल के सामने आती है तो उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पूरे देश भर में रामनवमी, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, जो अलग अलग गुजरात हो, जो अलग अलग राज्यों में जिस तरह की घटनाएं ये कहीं न कहीं पूरा एक माहौल खराब करने की उपद्रवियों की तरफ से कोशिश थी। लेकिन जो तरीके से अब माहौल पूरी तरह से शांत है और कहीं न कहीं जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, किसके ऑर्डर आए थे इस सारी चीजें करने की, इसकी जांच जो है फिलहाल वो मुंबई पुलिस कर रही है। शुभम, शुरुआत कैसे हुई इस सब चीज की? क्योंकि शोभा यात्रा निकलती है, एक रूट होता है उसका, वहां से जाती है, बट अचानक से हम देखते हैं कि फिर पत्थरबाजी वहां पे शुरू हो जाती है। तो शुरुआत कैसे हुई इस पूरी घटना की जिसने एक आग का रूप ले लिया? अपने दर्शकों को हम समझा दें कि मुंबई, देखिए संभाजीनगर जो महाराष्ट्र का जिला है उसका पहले नाम औरंगाबाद हुआ करता था। उस जिले में मुस्लिम बाहुबली इलाका है, अल्पसंख्यक ज्यादा जो लोग वो रहते हैं, तो ऐसे में जिले का नाम बदलने से पहले ही काफी लोग होश में थे। खुद तमाम जो वहाँ के स्थानीय सांसद हैं वो इसके विरोध में। तो ऐसे में जब रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसके पहले पुलिस से इजाजत दी जाती है, परमिशन मांगी जाती है। उसके बाद ये रूपरेखा तैयार किया जाता है कि आपको इस मार्ग से रस्ते से ऊपर गुजरना है। इसी दौरान इस तरीके से रामनवमी बनाने को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई। उसके बाद सेम ये कहानी जो है मुंबई के मालाड इलाके में, मालाड इलाका जो है बाहुबली इलाका है, उस रूट से रामनवमी होकर गुजर रही थी। ऐसे में कुछ लोग वहां पर पत्थर फेंके, जय श्री राम के नारे हिंदू पक्ष की ओर से लगाए लगे। तो ऐसे में ये माहौल वहीं से खराब होता है। देखिए जैसे जिस तरह से हमने पहले जिक्र किया कि इस मामले के तार कहाँ से जुड़े हुए, किसके कहने पर उपद्रवियों ने पत्थर फेंके, ये हंगामा किया, इतना सारी जो चीजें हुई, जो माहौल खराब करने की कोशिश हुई, ये किसके कहने? क्योंकि कोई न कोई इनको ऑर्डर देता है, उसके बाद ही ये जो उपद्रवी है ये ऐसे काम करते हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो मामला यही होता है, यही से शुरू होता है कि रूट मैप तैयार होता है, पुलिस परमिशन देती है, पुलिस भी रहती है, लेकिन पुलिस के सामने भी सब चीजें होती है तो पुलिस भी सिर्फ लाठीचार्ज कर सकती है, उन्हें हिरासत में ले सकती है। लेकिन जिस तरह से जो दंगा हुआ, जो चीजें हुई, गाड़ियां फूंकी गई, इसमें भी कहीं न कहीं इस एंगल की जांच की जा रही है कि आखिर किसके भड़काने पर ये सारी उपद्रव जो है पुलिस के वाहन को आग लगाए थे या जो लोग थे उन्हें चोटें पहुंचाई गई। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या आपको लगता है कि विपक्षी दलों को भी एक बहाना मिल गया है सरकार के ऊपर हमला करने का, जहां तक बिहार की बात की जाए? जैसे हम बीजेपी नेता को सुन रहे थे, उनका कहना था कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, दूसरे दलों की सरकार होती है, वहां पे इस तरीके की घटनाएं बढ़ जाती हैं, और यही सासाराम और नालंदा में भी देखने को मिला। देखिए, निश्चित तौर पर जो घटना हुई है उस पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये प्रशासनिक फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है, और बीजेपी का कहना है कि जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया, ये पहले से भाजपा के लोगों के कार्यकर्ताओं को पता था, पार्टी को पता था, और उनका ये सुनियोजित रणनीति था जिसके तहत ये दंगा हुई है। तो ये देखिए, ये दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। आज ही अमित शाह का पटना में दौरा होने वाला है, वो शाम तक पटना पहुंचेंगे, और कल उनका सासाराम में जहां पे ये घटना हो रही है वहां उनका कार्यक्रम है, उसके बाद नवादा में भी उनका कार्यक्रम है। वो इसको जोड़ करके दोनों पक्षों की ओर से ये कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन राजनीतिक दाव पेच में या राजनीतिक आरोप भी जो आम आदमी है वो बिल्कुल परेशान है, और लोग चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। बिहार में कभी ऐसी घटनाएं बहुत पहले हुआ करती थी, बीच में इस तरह की घटनाएं नहीं थी, लेकिन अचानक बातें सामने आई हैं। ऐसे लोग संशय में हैं और लोग चाहते हैं कि जो दोषी हों वो कार्रवाई हो। सरकार की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन राजीव, आप कह रहे हैं कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दो जगहों पर आगजनी की घटना सामने आती है, हिंसक झड़प की घटना सामने आती है, लेकिन आप कह रहे हैं कोई अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। धारा 144 लागू है क्या इन दोनों जगहों पर? 144 धारा लागू है। मैंने कहा सासाराम में ये जानकारी मिल रही है कि वैसे उपद्रवी तत्व नहीं अभी तक पकड़े गए हैं जो लोग इसमें शामिल हैं। हो सकता है ये पुलिस की अपनी रणनीति हो, चुकी वहां लोग चाहते हैं कि अभी शांति माहौल को शांत किया जाए, तो लोगों की गिरफ्तारी की जाए, इसके लिए चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन जो नालंदा में है, नालंदा में जो हुआ है उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसमें जो राजनीति हो रही है उसको लेकर आम लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बिहार में
नहीं होनी चाहिए। और खास करके जो रामनवमी जैसे फेस्टिवल है वैसे समय पे सभी लोग खुशियां मनाते हैं, और इस तरह की जो वारदातें हुई है उससे यहाँ के लोग काफी दहशत में हैं। जी शुभम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुभम, गणेश उत्सव भी होता है, इतने बड़े तरीके पे गणेश उत्सव बनाया जाता है पूरे महाराष्ट्र में, उसमें हमने कभी इस तरीके की घटनाएं नहीं सुनी, लेकिन इस साल रामनवमी में इस तरीके की घटना होना है तो साफ तौर पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली चीज है। हाँ बिल्कुल, देखिए रवि, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि गणेश उत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है। इस 11 दिनों में अलग अलग जगहों पर पंडालें बिठाए जैसे विसर्जन की जाती है, लेकिन ऐसी घटना आज तक अब तक सामने आई। लेकिन रामनवमी के वक्त जिस तरह से बाकायदा पुलिस की परमिशन दी जाती है कि हम इस रूट जाएंगे, पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलती है, पुलिस के कुछ अधिकारी जो है वहां पर मौके पर तैनात रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कि जैसा हमने पहले जिक्र किया कि भड़काने के बाद कुछ लोग होते हैं जो भड़काते हैं लोगों को, युवकों को भड़काते हैं कि आप ऐसा करिए, उसके बाद ही पत्थरबाजी होती है, उसके बाद ये नारे लगते हैं, दोनों तरफ से नारे लगते हैं, हिंदू पक्ष की ओर से भी नारे लगते हैं, उस तरफ से भी नारे लगते हैं। उसी दौरान ये हिंसा होती है, झड़प होती है और ऐसे मामले सामने आते हैं। ये पहली बार नहीं है कि रामनवमी के अवसर पर ऐसी घटना घटी, इससे पहले भी कई साल इस तरह से घटनाएं जो है सबके सामने आ चुकी हैं। हालांकि विपक्ष एक ही सवाल उठाता है कि सरकार आपकी, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो हालात होते हैं उसकी जांच करने के लिए पुलिस को वक्त लगता है। जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया जो हमारे बिहार के सहयोगी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है कि क्या वाकई का इन्वॉल्वमेंट है, क्या इनके कहने पर ही ये दंगा भड़का है, ये जो चीजें हुई है, या पुलिस की गाड़ियां चलाई गई हो, या पुलिस के ऊपर पथराव हो, या लोगों के ऊपर पथराव हुए, इस मामले में इसके कोई न कोई तार जो है जुड़े होते हैं। तो उन लोगों की तलाश की जाती है, इसके लिए भी पुलिस को वक्त लगता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का टीम होता है, हिस्सा होता है, जांच होती है, तफ्तीश होती है, मुद्दा निकाला जाता है, फिर शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद कड़ी से पूछताछ में ये सारे राज जो है वो खुलते हैं। शुभम, क्या ये बचा नहीं जा सकता था? अगर प्रशासन की भी बात करें कि शोभा यात्रा निकल रही है, उसका एक रूट होता है, कई बार हम देखते हैं कि वो उन जगहों से शोभा यात्रा निकल जाती है, कई बार रूट को भी चेंज कर दिया जाता है और उस जगह से शोभा यात्रा निकल जाती है जो कई बार संवेदनशील माने जाते हैं, और वहां पर फिर इस तरीके की हरकत हो जाती है जो कि हमने यहां देखी महाराष्ट्र में। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में दो जगह हैं, जो संभाजी नगर है, दूसरी अगर बात करें तो मुंबई के मालवनी इलाके में। मालवनी इलाका पूरा मुख्य बाहुल्य इलाका है, एक तरफा वहां पर अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के जो ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन उसी रूट से शोभा यात्रा निकालने की इजाजत जो है खुद पुलिस कर देती है। तो ऐसे में इसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाइए, सीआरपीएफ की टीम को बुलाइए, जो मुंबई पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां उन्हें बुलाइए, डिप्लॉय करिए, ताकि किसी भी प्रकार की घटना न घट सके। कुछ बड़े आला अधिकारियों को यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ कुछ पुलिस के अधिकारी जो है वो रहते हैं, कांस्टेबल लेवल के जो अधिकारी रहते हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं। उसके बाद ऐसी घटना घटती है, उसके बाद मामले की जांच जब ऊपर से प्रेशर आता है, सरकार इस मामले में दखल देती है, तो उसके बाद फिर कार्रवाई की जाती है। इससे पहले भी रोका जा सकता है, जब पुलिस को भी पता है कि हर साल इस तरह की परमिशन निकाली जाती है, उस इलाके से होकर गुजरना है तो वहां पर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद पुलिस की खुदाई, पुलिस की जो कड़ाई होती है वो उस तरह की देखने थी, और ऐसी घटना पूरे देश भर में सामने आती है। खासतौर पर महाराष्ट्र में जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां फूंकी गई है, इसके अलावा कुछ लोगों के ऊपर पथराव किए गए हैं, हिंदू दल के जो नेता है, बजरंग दल के नेता हो, चाहे हिंदू कल्चर के लोग हैं, उनको मारा पीटा गया है। तो ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए पुलिस को अलर्ट होना चाहिए। लेकिन ये फिलहाल अब आगे जांच का विषय है कि आगे इसमें तार किसके साथ जुड़े हैं। ये तो शुभम, क्या इस पूरे उपद्रव में जो 3 मामले सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, क्या किसी संगठन का नाम आ रहा है, या अभी फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वहीं के कुछ लोग थे, पत्थरबाजी हुई और उससे तनाव जो था वो बढ़ गया? इसमें अभी तक किसी संगठन का नाम तब तक नहीं सामने आया है। अगर हम महाराष्ट्र संभाजी नगर की बात करें तो वहाँ रामनवमी, राम मंदिर की बारी सारी घटना हुई, तो बच्चा आपस में जुड़ गए, उसके बाद तो पुलिस की गाड़ियां पहुंची। उसके बाद महाराष्ट्र जलगांव जिले की बात करें तो मस्जिद के बाहर संगीत बजाने का काम, राम जी का भजन होता है, उसे बजाने को लेकर वहां पर झड़प हुआ, तकरीबन 35 लोगों को हिरासत में लिया गया। मालवनी इलाके की बात करें जो यहाँ पर झड़प हुई, तकरीबन 400 से 500 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। इतना बड़ा एफआईआर, 400-500 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जबकि 6 से 8 लोगों की गिरफ्तारी करके जिनके सीसीटीवी में फुटेज पाए गए हैं उन्हें ही हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ के बाद ही आगे का प्रोसेस होता है किसी भी जांच में कि वो किसका नाम लेते हैं, किसके कहने पे वो किए। उसके बाद ये सारे जो कनेक्शन है उसके तार खुल पाएंगे कि किसके कहने पर क्या कोई बड़ा नेता था या कोई स्थानीय इनके कहने पर ये उपद्रव ने इतना बड़ा उपद्रव मचाया। हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजीव, इसमें सत्ता पक्ष का क्या कहना है? बिहार सरकार क्या कह रही है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से कोई बयान आया है? सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बयान आया है इसको लेकर? देखिए, अभी तक जो ऑफिशियल बयान होना चाहिए वो सिर्फ प्रशासन को दिया गया है, और उसमें कहा गया है
कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जो भी उपद्रवी तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार अपने स्तर पर वहाँ के जो डीआईजी हैं, वहाँ के जो एसपी हैं, जो डीएम हैं, या जो भी प्रशासनिक महकमा है दोनों जिलों में, उनको खास निर्देश दिया गया है कि आप वहाँ का माहौल जो तनावपूर्ण है उसको ठीक करने में जो कुछ भी कर सकते हैं करें। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रिकॉशन सभी को पता था कि ये ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा तनाव पहले से देखा जा रहा था, पहले से इस पर चर्चा हो रही थी कि जो प्रशासन, ये प्रोसेशन जो निकल रहा है, जो जुलूस निकल रही है, उस पर जो प्रशासन की जो नजर होनी चाहिए, उसके लिए प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की गई थी। हालांकि उससे पहले फ्लैग मार्च वगैरह सब कुछ निकाला गया था, लेकिन निश्चित तौर पर जहां घटना हुई है वहां निश्चित तौर पर यह प्रशासनिक चूक कही जाएगी, और इसमें जो सरकार को अपने ऊपर जिम्मा लेना पड़ेगा, प्रशासन को अपने ऊपर जिम्मा लेना पड़ेगा, और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सरकार को इस पर सोचनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो निश्चित ऊपर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, और सरकार की और प्रशासन की बड़ी चूक है कि इतना दिशा निर्देश होने के बाद भी ये यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी है, उपद्रव हुए हैं, आगजनी हुई है, लोगों के साथ मारपीट हुई है, गोलीबारी हुई है। तो ये कह सकते हैं कि अब सभ्य समाज में इसको कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता है कि आप किसी फेस्टिवल में, प्रोसेशन में गोलीबारी हो जाए या किसी तरह का पत्थरबाजी हो जाए, आगजनी हो जाए। ये मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात है, और निश्चित तौर पर जो सरकार है, जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, उनको इसको जवाब देना पड़ेगा, और आने वाले चुनाव में लोग इसका जवाब मांगेंगे, और लोग इसको लेकर के गुस्से में है कि ये प्रशासनिक चूक है। अगर प्रशासन इस पर और चौकस होती तो शायद ये घटना नहीं होती, या घटना होती तो उसमें तुरंत जो है काबू पा लिया जाता। लेकिन ये घटना आप देख लीजिए, ये घटना कब हुई और अभी तक वहां तनाव है, और ऐसा तनाव है कि उस तनाव को रोकने में पुलिस को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, सरकार की पूरी उस पर नजर है, लेकिन अभी भी राजीव हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं, काफी नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। जान माल का भी क्या नुकसान हुआ है, काफी लोग घायल होंगे, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं दुकानें भी हम देख रहे हैं वहां पे काफी ज्यादा तोड़फोड़ की गई है। निश्चित तौर पर देखिए, ये आगजनी का जो मैटर है ये नालंदा में भी आया है, और उसके अलावा आपका सासाराम में भी आया है। कई वाहनों में आग लगा दी गई, घरों में आग लगा दी गई, और दोनों तरफ से हुई है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, पत्थरबाजी के अलावा जो गोलीबारी हुई है, ये तो कह सकते हैं कि अराजकता का हद है कि एक फेस्टिवल का प्रोसेशन निकल रहा है, रामनवमी के अवसर पर लोग प्रोसेशन में है, वहां पत्थरबाजी के अलावा गोलीबारी। इसका ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से लोग तैयार थे, और इस तरह से अवैध हथियार के या वैध हथियार कैसे फायरिंग हुई, लेकिन फायरिंग हुई है, और इसमें पुलिस बल को भी चोटें आई हैं। सासाराम में कई पुलिसकर्मी घायल हैं, कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज सासाराम के सदर अस्पताल में चल रहा है। तो ये अराजकता का हद है, और ये निश्चित तौर पर सरकार का फेल्योर है, इसको कह सकते हैं प्रशासनिक फेल्योर है। आज भले ये दावा किया जा रहा है कि इनको नियंत्रण में किया जाएगा, या जो उपद्रवी तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन ये इनको रोका नहीं गया। ये निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली है, खासकर बिहार के लिए, और रामनवमी के अवसर पर ऐसा हुआ है। जी राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शुभम पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और राजीव मोहन हमारे साथ पटना से जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमें दे रहे थे। रामनवमी के मौके पर हिंसक झड़प हुई और कई इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई है। फिलहाल इस खास पेशकश में तही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।